नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं, जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2022 की दृष्टि से साथियों, एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें हम लोग जो 20 का डोज देखते हैं साथियों, तो 20 का डोज देखेंगे साथियों, जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं साथियों। जो आज का प्रैक्टिस सेट होगा 26 होगा। क्या होगा साथियों? 26वां टेस्ट होगा आज का 25 मुख्य प्रश्न का। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और साथियों अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए साथियों। तो देखते हैं, जो नए व्यूवर्स जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे साथियों। तो पहला प्रश्न है आज का स्क्रीन पे आपके कि दृश्य कलाओं का सही समूह है। क्या कह रहा है कि जो दृश्य कलाएं हैं उनका सही समूह ढूंढने के लिए कह रहा है कि सही समूह इसमें से कौन सा है दृश्य कलाओं का। न चित्र मूर्ति संगीत है, चित्र मूर्ति वस्तु है, कविता चित्र मूर्ति है, या मूर्ति कविता वस्तु है। तो दृश्य कलाओं का सही समूह क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा यहाँ पे बी। क्या बनेगा? बी, जिसमें दृश्य कलाओं में जैसे दृश्य देखने वाली चीज़ होती है, जैसे चित्र देखने को होता है, मूर्त भी दिखाई देता है और वास्तु भी दिखाई देता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? कार्य जो दृश्य कला है इसके क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? तो 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए, तो यहाँ पे बस्ट से क्या तात्पर्य पूछ रहा है। अमूर्त प्रतिमा होता है, संपूर्ण दृश्य प्रतिमा होता है, खंडित प्रतिमा होता है, या अवाच्य प्रतिमा होता है। तो बस्ट से क्या तात्पर्य है दृश्य प्रतिमा के लिए? तो बस्ट साथियों क्या हो जाता है? तो बस्ट जो होता है ये आपका अवाच्य प्रतिमा होता है, जो सर से लेकर नीचे धड़ तक होता है, सीने के थोड़ा नीचे तक होता है, सीने से लगभग। तो उसी को ही बस्ट या अवाच्य प्रतिमा कहा जाता है साथियों। ये मूर्ति होती है जिसमें सिर से छाती तक की धड़ ही दिखाया जाता है। अगला है आपका एचिंग क्या है? 3 नंबर देखते हैं। एचिंग क्या है साथियों? एचिंग क्या है? वास तकनीक है, ग्राफिक तकनीक है, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एचिंग क्या है साथियों? तो एचिंग जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एचिंग साथियों? तो एचिंग जो है ग्राफिक तकनीक है। क्या है साथियों एचिंग? एचिंग क्या है? एक ग्राफिक तकनीक है, एक विधि है ना। ग्राफिक विधि एचिंग से संबंधित है। एचिंग नक्काशी या उत्कीर्णन की क्या होती है? कला धातु होती है उत्कीर्णन की। अगला है ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? कारण जो ग्राफिक विधि है या इसका संबंध किससे है? मोजाइक से, फ्रेस्को से, टेम्परा से, या एचिंग से। तो 4 नंबर देखिए, तो ग्राफिक विधि किससे संबंधित? तो ग्राफिक विधि जो संबंध साथियों किससे हो जाएगा इसका संबंध? तो इसका जो संबंध होगा एचिंग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? एचिंग से। अगला है जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? जो जस्ते की चादर है इसका प्रयोग में किया जाता है लिनोकट में, लिथोप्रिंट में, एचिंग में, या इनग्रोविंग में। तो 5 नंबर देखिए, तो 5 नंबर का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? तो किस तकनीक में हो जाएगा? तो एचिंग में। एचिंग में जस्ते का चादर का प्रयोग किया जाता है न। अगला है ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्यूफिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 6 नंबर देखिए, तो 6 नंबर पे किसका प्रयोग किया जाता है साथियों ग्लास पेंटिंग के लिए, ग्लास एचिंग के लिए? तो ग्लास एचिंग के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है न, तो ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही खतरनाक रसायन है साथियों, ये बहुत ही खतरनाक रसायन होता है। यही कारण है कि सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला है वास्तु तकनीक रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन जो तकनीक है वो कैसी है ना। तो वास्तु तकनीक जो भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीक कैसी है पूछ रहा है। इटालियन है, मंगोलियन है, ईरानियन है, या चीनी जापानी है। तो 7 नंबर देखिए, तो तकनीक कैसी है साथियों है? तो तकनीक यहाँ पे कैसी हो जाएगी साथियों? तकनीक जो है आपका ये चीनी जापानी हो जाएगी। वास्तु तकनीक जो है चीनी और जापान की है। जल रंग का मुख्य गुण है। कह रहा है कि जो जल रंग है इसका मुख्य गुण क्या है? पारदर्शिता है, अपारदर्शिता है, खुरदरा है, या चिपचिपा है। तो 8 नंबर देखिए, तो 8 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो जल रंग का मुख्य गुण क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, तो पारदर्शिता हो जाएगा। जल रंग का मुख्य गुण जो होता है पारदर्शिता होता है। सामान्य रूप कितने प्रकार के होते हैं, कारक जो सामान्य रूप हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, रूप की बात कर रहा है। सामान्य रूप 9 नंबर देखते हैं, दो, अनेक, एक या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य रूप कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तो सामान्य रूप आपके जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 न, सक्रिय और सहायक। सक्रिय कहेंगे और दूसरा क्या कहेंगे, सहायक कहेंगे। सक्रिय रूप वह है जिन पर दर्शक की दृष्टि सबसे पहले पड़ती है। सक्रिय जो 2 हो गए, एक पहला हो गया सक्रिय हो गया, दूसरा हो गया सहायक। तो सक्रिय रूप होता है जिस पर दर्शक की दृष्टि सबसे पहले पड़ती है। ठीक, अगला है, निम्न में कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है, तो कह रहा है कि रूपप्रद कला का तत्व नहीं है, नहीं है देखना है। रेखा है, कोलाज है, वर्ण है, अंतराल है। तो इसमें रूप पद जो कला है उसका तत्व इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है, तो 10 नंबर देखिए, तो इसमें से कौन सा नहीं है साथियों, रूप पद कला का जो तत्व नहीं, तो आपका जो इसमें से कोलाज, रेखा है, वर्ण है, अंतराल, लेकिन ये कोलाज है ये नहीं है। न, कागज या कपड़ों के टुकड़ों को चित्र तल पर चिपकाकर तैयार की गई चित्र कृतियाँ कोलाज कृतियाँ कहलाती हैं। तो यही जो कोलाज है ये नहीं है। न, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों तैयार कर काट काट के चिपकाया जाता है, इसे कोलाज कहा जाता है। निम्न में से कौन सी कला रूपप्रद है, इनमें से पूछ रहा है कौन सी कला है जो रूपप्रद है साथियों। नाट्य लेखन है, काव्य है, मूर्त कला है या संगीत है। तो 11 नंबर देखिए, तो इनमें से कौन सी कला है जो रूपप्रद है, तो कौन सी हो जाएगी रूपप्रद इसमें से, तो इसमें जो मूर्ति कला है ये हमको क्या होता है, इसका एक रूप होता है, हमको ये दिखाई देता है। लेकिन काव्य, संगीत, नाट्य न, ये सब खेले जाते हैं, गाए जाते हैं न, लेकिन मूर्ति कला जो होता है इसको बनाकर एक मूर्ति हम देख सकते हैं। तो रूपप्रद कहने का मतलब इसमें रूप होता है। अगला है, अमूर्त कला क्या है, कह रहा है कि अमूर्त जो कला है क्या है, कला की प्रतिछाया है, प्रकृति की प्रतिलिपि है, आरूपवादी कला है या कला की प्रस्तुति है। तो 12 नंबर देखिए, तो अमूर्त कला क्या है साथियों, तो अमूर्त कला क्या होगी, तो अमूर्त कला जो है आरूपवादी कला होती है। क्या होती है, आरूपवादी कला होती है साथियों। ललित कला के 2 भेद माने गए हैं, पहला है रूपवादी कला तथा आरूपवादी कला। तो पहला रूपवादी होगा और दूसरा क्या हो जाता है, आरूपवादी कला। ये ललित कला के 2 भेद हैं। अगला है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए, कह रहा है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार के कपड़े पर पाबू जी के फड़ नामक चित्रकारी की जाती है। बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान में या हिमाचल प्रदेश में। तो 13 नंबर देखिए, तो 13 नंबर पे यहाँ क्या राइट आंसर बनेगा साथियों, तो 13 नंबर जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या आ जाएगा, राजस्थान है, जहाँ पाबू जी के फड़ पर बड़े आकार के कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है न। ये पाबू जी का जो फड़ है साथी एक प्राचीन पारंपरिक लोक कला है। पारंपरिक क्या है, ये लोक कला है प्राचीन, जिसे गायन के साथ प्रयोग किया जाता है न। पाबू जी की कथा को फड़ पर लाल व हरे रंग में चित्रित किया जाता है। राजधानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है, राजधानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है, तैल रंग, टेम्परा, जलीय चित्रण या पेस्टल रंग। तो 14 नंबर देखिए, तो 14 के यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, राजधानी लघु चित्रण में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए राजधानी लघु चित्रण में क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा क्या बनेगा, बी हो जाएगा, टेम्परा। अगला है, किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है, कह रहा है कि कौन सा माध्यम है जिसमें रोगन करना क्या है, अनिवार्य है, रोगन करना अनिवार्य होता है। तो 15 नंबर देखिए, तो कौन सा माध्यम जिसमें रोगन करना अनिवार्य है, जल माध्यम चित्रण में, पेस्टल माध्यम चित्रण में, तैल माध्यम चित्रण में या टेम्परा माध्यम चित्रण में। तो क्या होगा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों, तो तैल जो माध्यम चित्रण होता है इसी में ही रोगन करना क्या होता है, अनिवार्य होता है, और तब आकर्षक ये देखने में लगती है। किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं, कह रहा है कि किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं साथियों, रूप और स्थान है, वर्ण एवं बनावट है, रेखा एवं आकृति है, छाया एवं प्रकाश है। किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हो जाएंगे,
ना। तो 16 नंबर पर देखिए, तो किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व होंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे आप लोग कमेंट करिए साथियों, तो क्या बनेंगे, रूप और स्थान बनेंगे। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व में रूप और स्थान होता है। किसी संरचना से उसके बाह्य रूप और स्थान की प्रकृति का ज्ञान होता है, जबकि वर्ण एवं बनावट, रेखा एवं आकृति तथा छाया एवं प्रकाश से कलाकृतियाँ की ही अनुभूति होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। इनमें से कौन सा जो चित्रकला के लिए प्रयोग नहीं होता है, इनमें से कौन है। हैंडमेड पेपर, कार्टेज पेपर है, काइंड पेपर है या बॉन्ड पेपर है। तो चारों में से कौन सा जो चित्रकला के लिए प्रयोग नहीं होता है, तो नहीं ढूंढना है आपको। 17 नंबर देखिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, जिसका प्रयोग नहीं होता साथियों न, तो क्या हो जाएगा आपका ये, तो ये आपका जो बॉन्ड पेपर है ये चित्रकला के लिए प्रयोग नहीं होता है। बॉन्ड पेपर चित्रकला हेतु नहीं प्रयोग किया जाता है, यह विभिन्न कार्यालयी कामों में प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न कार्यालयों में इसका काम किया जाता है ना। तो कभी कभी प्रश्न में साथियों जैसे A4 कागज़ की माप पूछ लेता है ना, तो A4 कागज़ की जो माप होती है क्या होती है, 210 गुणे 297 मीटर। क्या होती है साथियों, तो 210 गुणे ना, 210 गुणे कितना होता है, 297, यहाँ पर 297 ना। A4 का है, किसका है, A4 का है ना। इसी प्रकार से जैसे आपका A1 का पूछ ले, तो A1 का क्या हो जाएगा, 594 गुणे 841 मीटर होगा A1 का। A2 कागज़ का पूछे तो 420 गुणे 594 मिलीमीटर होता है। A5 का अगर पूछे तो 148 गुणे 210 मिलीमीटर ना। A0 का जो कागज़ होता है साथी, A0 का सबसे बड़े साइज का होता है, और जबकि A5 नोट पैड के लिए यूज किया जाता है। और जो A6 होता है साथियों पोस्ट कार्ड के लिए, मतलब A6 जो होता है सबसे छोटे आकार का कागज़ होता है। अगला है, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं। सफ़ेद रंग के मिश्रण से जो रंग तैयार किया जाता है, रंगत को क्या कहते हैं। प्रकाश, तान, टिंट या शेड। सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं। तो 18 नंबर देखिए, तो क्या कहेंगे सफ़ेद रंग के मिश्रण से रंगत को साथियों, क्या कहेंगे, तो यहाँ पे टिंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टिंट ना। जब कोई रंग सफ़ेद रंग मिलने से अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है तब उसे टिंट कहते हैं साथियों। और जब किसी रंग में काला रंग मिला है तो उसे शेड से छाया हो जाएगा। अगला है, उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं। जो उत्कीर्ण छापा चित्र है, देखने में तो प्रश्न आप लोगों को बहुत इजी लग रहे हैं साथियों, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न में आते हैं, तो उस समय आपकी हक्की बक्की गुल्लो हो जाती है साथियों कि अब इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएं। तो उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इन्हें लर्न करना, नोट डाउन भी करना इन प्रश्नों को। ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न साथियों जो पूछे जा रहे हैं आपसे। उत्कीर्ण छापा चित्रों को क्या कहते हैं, इनले, इंटानको, इंट्यूशन या इंटेलिगो। उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहेंगे साथियों, तो 19 नंबर देखिए, तो क्या कहेंगे, इंटेलिगो कहा जाता है। अगला है, अगला और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, स्याही को रगड़ कर, कह रहा है स्याही को रगड़ कर पोंछने की प्रक्रिया न, स्याही को रगड़ कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है व्यवहारिक कला में, मूर्त कला में, छापा चित्रण में या भित्ति चित्रण में। तो क्या हो जाएगा, स्याही को रगड़ कर पोंछने की क्रिया क्या कहा जाएगी न, तो क्या कहा जाती है साथियों ये, तो ये कहा जाता है छापा चित्रण में न। किस में प्रयोग होता है, इसमें छापा चित्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा साथियों। तो वीडियो प्रश्न अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो आप लोग प्यारा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्त, सगे संबंधी मित्रों के पास साथियों शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो फ्री निःशुल्क वीडियो का क्या करें, लाभ उठा सके साथियों, अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों।